चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमने कितने पॉइंट कर लिए हैं। अब मेरे हिसाब से अपने बस 2 से 3 पॉइंट रहते हैं। 35 AD भी हो गया, स्पेसिफिक बिजनेस वाला, ठीक है। पार्शली यूज के लिए भी हो गया कि आपको केवल बिजनेस का ही खर्चा अलाउड होगा सेक्शन 38 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। बहुत आसान है कि एक्चुअल पेमेंट जो कि आपको जब तक नहीं करोगे वो ही अलाउड होगी, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स वाला किया था, याद है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। इनको भी कर लेते हैं। देखो क्या कहता है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। पता है क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को पेमेंट की है, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपने मेरे को पेमेंट करनी थी, ठीक है, आपने मेरे को पेमेंट करनी थी 30,000 रुपये की, तो आपने मान लीजिए ये पेमेंट है ना कैश में कर दिया, और आप कह रहे हो कि लो मेरा तो खर्चा हो गया, टू मेरे को जिस भी तरह का आपने मेरे को सैलरी दे दी, मान लीजिए सैलरी दे दी, ठीक है, 30,000 रुपये, तो आपने मेरे को खर्चा दिखा दिया 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है कि ज़रूरी थोड़ी ना तुमने 30,000 दिए होंगे, कैश की क्या कैश का क्या बैलेंस है, क्या रिकॉर्ड है कि तुमने कैश में इतना बैलेंस दे दिया। तो सरकार कहती है अगर आपने कहीं पर भी पेमेंट कैश 10,000 से की है और उससे ज़्यादा की है तो वो उतना खर्चा अलाउड होगा ही नहीं। हम तो केवल आपको 10,000 तक की ही लिमिट देते हैं कि आपको केवल कैश पेमेंट कर सकते हो किसी को भी एक सिंगल डे में, सिंगल टाइम पे, ठीक है, सिंगल एंट्री और सिंगल डे में सिंगल पर्सन को क्या कर सकते हो, 10,000 तक की एंट्री कर सकते हो। उससे ज़्यादा हुई तो हम उससे ज़्यादा का खर्चा क्या है अलाउड नहीं करेंगे। इवन ज़्यादा का क्या, पूरा ही खर्चा हम क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। तो कहने का मतलब कैश आप केवल 10,000 रुपये तक का कर सकते हो एक सिंगल डे के अंदर। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस है आपको चेक का यूज़ करना होगा, बैंक का यूज़ करना होगा, ड्राफ्ट का यूज़ करना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना होगा। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रूल 6 DD बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ध्यान से सुनो कि अगर पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 है तो सेक्शन 40A सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रूल 6 DD लगेगा। ध्यान से सुनो, कहता है कि अगर पेमेंट आपने एक सिंगल डे के अंदर सिंगल पर्सन को और पेमेंट की है कैश में, तो डिडक्शंस केवल अलाउड होगी अप टू 10,000 तक, उससे ज़्यादा का खर्चा अलाउड नहीं होगा। उसको आप शो कर सकते हो अप टू 10,000 के खर्चे को। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को 8,000 रुपये सैलरी दी, अलाउड है, 9,000 सैलरी दी, अलाउड है। अगर मैंने 12,000 सैलरी दी, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आप इनको अलाउड कर सकते हैं। इफ द एक्सपेंसेस एक्सीड द 10,000, अगर मैंने एक्सपेंसेस एक्सीड कर दिए तो सारी की सारी अमाउंट मीन्स की 12,000 बाहर निकाल देंगे। मान लीजिए आपका कोई प्रॉफिट था, मान लीजिए 20,000 प्रॉफिट आया, ठीक है, और यहाँ पर 32,000 आपकी रिसिप्ट है और उसके अंदर यहाँ पे क्या है 12,000 आपने क्या दिखा दिया, मेरे पास सैलरी का खर्चा है। तो सरकार कहती है सैलरी का खर्चा 12,000 नहीं है, हम इसको अलाउड ही नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो आपका प्रॉफिट था 20,000 रुपये, उसके अंदर वापस ऐड बैक कर दो, इसको हम तुम्हें अलाउड नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब टोटल 32,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले कितना था, 20,000 था। समझ में आया? अच्छा, अगर किसी को पेमेंट की है सिंगल डे के अंदर ही और सिंगल पर्सन को ही, बट अदर देन कैश की है, अदर देन कैश की है, तो सारा का सारा अमाउंट, मान लीजिए चाहे मैंने उसके अंदर अब 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, सारा का सारा खर्चा अगर मैंने अदर देन कैश किया है तो वो अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, फिर वही बात आ जाती है अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होती। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AE के अंदर, याद है या भूल गए हो सारा का सारा? है याद है या भूल गए हो? ये अभी पढ़ा था हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला, है? ठीक है, याद है, शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है आपका, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स करते हो, कैरेजेस है, पेइंग एंड हायरिंग है, तो इस सिनारियो के अंदर 10,000 की बजाय ये अमाउंट क्या है, 35,000 है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ओके ओके, तो यहाँ पर बस यही था सिस्टम कि 10,000 से ज़्यादा है, पेमेंट कैश में ज़्यादा है,
ठीक है। 10,000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो अलाउड तभी होगी अगर आपने अदर देन कैश किया हो। अगर कैश में किया तो उससे ज़्यादा वाली जो अमाउंट पूरा कर दिया तो सारे के ऊपर सारा का सारा टैक्स एज इट इज़ लग जाएगा, वो वापस दोबारा से नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये 10,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग आप डीलिंग करते हैं। क्या पता है एक दिन के अंदर काफ़ी सारी डीलिंग करेंगे है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इससे बढ़िया तो हमें ना अपने टैक्स को बचाने के लिए, कैश में दिखाने के लिए हम वेट करते रहे, हर बार हम हर दिन क्या है 10,000 पेमेंट करते रहे, 10,000 पेमेंट करते रहे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में आ भी गया है तो गलत सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने स्मूथ रनिंग को स्मूथली नहीं करना, डिले नहीं करेगा। स्मूथली रन करने के लिए उसको ज़रूरी होगा कि जैसे जैसे पेमेंट आ रही है वैसे वैसे हम करते चले जाएं। मान लीजिए आपका कोई सप्लायर है, आपको उसको पेमेंट करनी है 40,000 रुपये की, वो कहता है रुक, अभी नहीं, कब दूंगा, थोड़े दिन बाद दूंगा, अभी नहीं, आज तुझे 10 दे दिए, कल तुझे 10 दे दूंगा, परसों तुझे 10 दे दूंगा, फिर अगले दिन 10 दे दूंगा। कहते क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें सामान ऐसे दिया था, नहीं दिया था ना, दैट्स इट। कहते हैं कि इफ एन एसएससी इनकर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड देयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द पेमेंट और एग्रीगेट द पेमेंट मेड टू अ पर्सन, एक पर्सन को किया है, चाहे खर्चा आपका कैपिटल नेचर का हो, चाहे खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे खर्चा कैपिटल नेचर का हो, अगर आपने किसी पर्सन को दिया है और सिंगल डे में किया और उसकी अमाउंट एक्सीड हो जाती है तो पेमेंट जो मेड किए हैं ना कैश के अंदर, मीन्स की अदर देन चेक हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, तो उस केस में एंटायर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, सारा का सारा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हो, चेक हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट हो गया, पे ड्राफ्ट हो गया, तो आपको पूरा का पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा डेबिट करना। ठीक है। अगर आपका हायरिंग और पेइंग का काम है तो वहाँ पे 35,000 एक लिमिट आ जाएगी। ठीक है। ये रूल है और उसके अंदर ये रूल किसके अंदर बताया गया, 66D के अंदर बताया गए हैं कि आपको इस तरीके का फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि भाई हॉलीडे होता है, हम ट्रांजेक्शन्स दे देते हैं, होता है या नहीं होता? होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त के दिन आपने किसी को कैश में पेमेंट कर दी, या फिर आप ऐसे लोकेलिटी में हो, ऐसे एरिया में बैंक ही नहीं है, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कैश की पेमेंट की इससे ज़्यादा, तो ऐसे सिनारियों में कुछ एक एक्सेप्शन है। रूल नंबर 6DD के क्या कहते हैं, रूल नंबर 6DD ये कहते हैं कि रूल नंबर 6DD जो अभी हमने ऊपर प्रोविजन को डिस्कस किया वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इन केसेस के अंदर। सबसे पहला क्या है, जब भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, LIC है, UTI है, सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। अब देखो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, सारी की सारी गवर्नमेंट एजुकेशन है। अगर आप इनके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ये बात है गवर्नमेंट एजुकेशन से, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको रिसिप्ट जरूर मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये अलाउड है 10,000 से ज़्यादा अगर आप कैश में पेमेंट करते हो एक दिन के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर कोई ऐसे विलेज में जा रहे हो, ठीक है, वैसे आजकल ऐसा है नहीं, बट फिर भी ये पुराना प्रोविज़न है, आपको समझना होगा, याद करना होगा। अगर आपने पेमेंट की है किसी विलेज या टाउन के अंदर जहाँ पर बैंक की सर्विस नहीं है तो वहाँ भी अलाउड है, या फिर पेमेंट किए किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने में, या फिर ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंगिंग किसी सेक्टर पॉइंट को करने में, तो वो भी आपको क्या है, अलाउड होगा। चाहे वो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल हस्बेंड्री से है, या फिर फिशिंग के रिगार्डिंग है, या फिर हॉर्टिकल्चर है, या फिर एप्रीकल्चर से रिगार्डिंग आप कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है फोर्थ पॉइंट कि जब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस फॉर अ सच प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर रहे हो और उसके लिए पेमेंट की आपने 10,000 से ज़्यादा कैश में, तो वो भी अलाउड है। क्योंकि यहाँ पर बात याद रखना, गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए वो कुछ भी दे सकती है। ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, बैंक टू बैंक क्या कर रहे हो, मनी को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द वन बैंक टू द अनदर बैंक। या फिर कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई है, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई और इसका ये एम्प्लॉयर है। ठीक है। एम्प्लॉयर कहता है कि मैं बेनिफिट दूंगा, तुम्हें रिटायरमेंट जब हो जाएगी ना, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा। कैसे कैसा बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलने का बात की जा रही है तो ग्रेचुटी के बारे में बात की जाए तो ग्रेचुटी याद है अंडर सेक्शन 10(10) में डिस्कस किया था, याद है सैलरी हेड के अंदर, सुप्रीनोमेशन फंड्स के अंदर ये डिस्कस किए थे, याद है? तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वीडियो देख लो, PDF ले लो,
उनसे समझ लो, ठीक है। फिर कहते हैं कि मेड फॉर द एनी कहाँ गया, इफ द पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉई आफ्टर द रिटायरमेंट और हिज फैमिली मेंबर, ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब किसी एम्प्लॉई को पेमेंट करता है या फिर उसकी फैमिली मेंबर को पेमेंट करता है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉई, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, पेमेंट इज इन कनेक्शन विद द क्या होना चाहिए, ग्रेचुटी से होना चाहिए। और उस पेमेंट के ऊपर मान लीजिए आपने कहा कि मैंने तो 1 लाख रुपए इसको ग्रेचुटी का दिया है, तो गवर्नमेंट कहती है 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको केवल 50,000 रुपये अलाउड है अगर आपने कैश में दिए हैं। इससे ज़्यादा हुए तो क्या होगा, अमाउंट सारी की सारी क्या होगी, डिस अलाउड हो जाएगी। दैट्स इट, समझ में आ गया। या फिर किसी हॉलीडे के कारण, पब्लिक हॉलीडे के कारण, स्ट्राइक के कारण कुछ दिन बैंक बंद था, आप ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू नहीं कर पाए, ठीक है, आपने कैश में पेमेंट कर दी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ठीक है, इस तरीके की कोई हॉलीडे है, तो अगर आपने उस टाइम पे अगर आपने कोई कैश में पेमेंट की है तो आपको अलाउड होगा कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो जहाँ पर 6DD का जो रूल है एक्सेप्शन में था, ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे कि 10,000 तक की लिमिट वाले, ठीक है। ओके जी, ये भी पॉइंट हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 43B। पता है क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम तभी अलाउड करेंगे जब तक आप उसकी क्या नहीं करते, एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते। एक्चुअल में पेमेंट दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इज नॉट अलाउड, एक्चुअल बेसिस इज नॉट अलाउड। जैसे कि आपका मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर अलाउडेड था कि आप ड्यू बेसिस पे भी क्या कर सकते थे, अपने खर्चों को डेबिट साइड दिखा सकते थे, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया है सेक्शन 43 सबसे बी के अंदर कि जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेंगे तब तक अलाउड होगा ही नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अलाउड तभी होगा जब तक उसको आप एक्चुअल में पेड नहीं कर देते। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हम बात करते थे कंप्यूटेशंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हेड इनकम, ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स पेड, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये तब तक जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक आप लेस नहीं कर सकते। सेम क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है। ये खर्चे अगर आपने लेस नहीं किए तो एक्चुअल में पे नहीं किए तो आपको लेस करने का अधिकार भी नहीं होगा। जैसे कि टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गई, फीस होगी, ये सभी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वाली हैं, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या है, किसी भी तरह का एज ए सिक्योरिटी आपसे नहीं लेती है, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ओके, समझ पा रहे हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा यहीं पे है। अगर कोई एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं मेरे एम्प्लॉय को बोनस दूंगा, आज क्या है, सितंबर लगा हुआ है ना, सितंबर 2024 है, मैं कह रही हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 2026 में बोनस दूंगी, तो जब भाई बोनस जिस दिन दोगे उस दिन आप देना, उस दिन आप डेबिट कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो। जिस दिन दो, एक्चुअल में जिस दिन दोगे उस दिन आप क्या कर सकते हो, इसको डेबिट कर सकते हो। अच्छा, बोनस एंड कमीशन वाला हो गया। अच्छा, अगर आपने कोई इंटरेस्ट लोन लिया है, ठीक है, बोरोइंग्स की है किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जब तक वो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं कर देते उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब तक वो आपको अलाउड नहीं होगा, आप डेबिट नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, से सिंपल, बहुत आसान है। आ जाओ, कितने पॉइंट हो गए हमारे, अब तो बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं। सेक्शन 44A, सेक्शन 44AB, देन पेमेंट ऑफ द सैलरी। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि जो ये सेक्शंस हैं इनको याद बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है।